दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज शनिवार की शाम हम लेकर आते हैं टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ में। आपके साथ हमारे साथ स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी। सर स्वागत है आपका। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार धन्यवाद। सर। सर के स्वागत के साथ ही शनिवार की शाम जो हमारे साथ दर्शक जुड़ते हैं, साहित्य प्रेमी जो साहित्य को पढ़ना, समझना और साहित्य में खो जाना चाहते हैं, उन सभी के लिए हमारा यह कार्यक्रम पूरी तरह से किताबों पर केंद्रित और समर्पित है। जहां शनिवार की शाम किसी एक महत्वपूर्ण पुस्तक पर प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी उसे आपके बीच प्रस्तुत करते हैं, परतों के साथ उसे खोलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण यह किताब क्यों, किस विषय पर, किससे संबंधित है, कैसे आप इस किताब को प्राप्त कर सकते हैं, तो पन्नों के साथ में सफर आगे बढ़ाते हुए आज की यह किताब, आज का यह कार्यक्रम दो विशेष कविता संग्रहों पर केंद्रित है, जिसमें एक है एक फूल का शोक गीत पूनम सोन छात्रा जी की और दूसरा पिता का मोबाइल नंबर पूनम शुक्ला जी का। दोनों ही पूनम जो विद्यार्थिनी रही हैं विज्ञान की और विज्ञान से हुआ है साहित्य का एक ऐसा जुड़ाव जो आज सर आपके बीच किताब प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए सूक्ष्म व विवेकपूर्ण समीक्षा के लिए सादर आमंत्रित करते हैं आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी को। लेकिन यदि आप इसे फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो जो कविता प्रेमी हैं, साहित्य प्रेमी हैं, किताब प्रेमी हैं, उन तक यह कार्यक्रम आप साझा कर सकते हैं। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद रवि जी। और आपने एक पृष्ठभूमि बना दी। आज हम लोग दो कविता संग्रहों की चर्चा करेंगे। एक पिता का मोबाइल नंबर पूनम शुक्ला का, और जी। दूसरा पूनम सोन छात्रा का संग्रह एक फूल का शोक गीत। आ, दोनों कविता संग्रह हैं, और आपने ठीक ही सूचित किया कि दोनों की पढ़ाई लिखाई विज्ञान की रही है, गणित की रही है। पूनम शुक्ला जो हैं वो उन्होंने बीएससी किया जीव विज्ञान में, फिर कंप्यूटर की पढ़ाई की है। और पूनम सोन छात्रा गणित में एमएससी हैं, अ, गणित ही पढ़ाती हैं। जी। हम बात करते हुए देखेंगे कि इन लोगों की कविताओं में, इनके रचना संसार में विज्ञान की क्या भूमिका है। वो बात की चीज है। हम्म। पूनम शुक्ल का बचपन कई शहरों में बीता है। उत्तर प्रदेश, बंगाल और कई जगहों पर इन्होंने अपना समय, अपना विद्यार्थी जीवन व्यतीत किया। जाहिर है कि उसका असर कविताओं पर आता ही आता है। आप जिस जिस लोकेल से जुड़ते हैं, जहां जहां से जुड़ते हैं, वो आपके रक्त मज्जा का हिस्सा बनता चला जाता है। और यह हो ही नहीं सकता कि जो चीज रक्त मज्जा का हिस्सा बन जाए वो आपकी रचना धर्मिता में शामिल ना हो, वो आपके रचना संसार में ना आए। तो हम्म। पूनम शुक्ला की कविताओं में ये चीज दिखाई देती है। यह उनका नया कविता संग्रह है, पिता का मोबाइल नंबर। हम्म। इसके पहले भी उनके दो कविता संग्रह प्रकाशित हैं। कुछ अन्य सम्मिलित कविता संग्रहों में भी उनकी कविताएं प्रकाशित हैं। पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताएं दिखती रही हैं, छपती रही हैं। अ, पूनम शुक्ला की कविताएं जब आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम साफ साफ वहां दिखाई देगा कि जीवन के छोटे छोटे प्रसंगों में कविता की संभावना ढूंढने वाली कवित्री हैं वो। बड़े छोटे छोटे से प्रसंग आपको दिखाई देंगे उनके रचना संसार में, उनके वहां ये चीजें दिखाई देंगी। तो ये बहुत हम्म। महत्वपूर्ण चीज लगती है। मैं बातचीत इनकी कविताओं पर शुरू करूं तो संग्रह के बीच से एक कविता उठा करके मैं बात करूं। ये कविता है बच्चों को विदा करते वक्त। बच्चों को विदा करते वक्त माँ की क्या स्थिति है। मैं कविता, छोटी सी कविता है, तो मुझे लगता है कि पहले कविता पढ़ दी जाए, बात ज्यादा स्पष्ट होगी। जी। बच्चों को घर स्वागत से है। विदा करते वक्त माँ कुछ कुछ बुदबुदाती सी दिखती है, ज्यों कर रही हो वह किसी मंत्र का जाप, या फिर देवता पितर को मनाने की प्रार्थना, जिसमें बच्चों के गंतव्य तक
सकुशल पहुंच जाने की छुपी होती है मनोकामना। माँ दूर दूर तक देती जाती है आशीर्वाद, जब तक दिखाई देती रहती है उनकी छवि। फिर माँ कई घंटों तक बुहारने नहीं देती घर द्वार, नहा लेती है उनके जाने से पहले ही, या फिर बिना नहाए आधे दिन तक वह बैठी रहती है बस यूं ही, सहेजती हुई बच्चों के घर में बीते हुए पल, उनकी उपस्थिति को उसी तरह महसूसती हुई, उनकी राह में शुभता के फूल बिखेरती हुई। अब ये कविता जो है कोई बहुत ऐसा पाठक पढ़े तो उसको लगेगा कि इसमें तो अंधविश्वास जैसी चीज है, लेकिन यह अंधविश्वास नहीं है, ये भारतीय मन की वास्तविक अभिव्यक्ति है। माएं ऐसी ही होती हैं, पिता भी ऐसे ही होते हैं, अपनी संततियों के शुभ की प्रार्थना करते हुए। प्रार्थना अंधविश्वास नहीं है, वो एक परंपरा में मिली चीज है जिससे मन को बल मिलता है। तो ये कविता एक तरह से पूनम शुक्ला के कवि की बुनावट का भी पता देती है। पारिवारिकता इनकी कविताओं में भरपूर है। बहुत सारे संदर्भ परिवार के इनकी कविताओं में आपको मिलेंगे, जहां माँ है, पिता है, भाई हैं, प्रेम भी है, परिवार के अन्य कई रिश्ते हैं। और उन सब में जो एक जटिल संरचना है वो तो इन कविताओं में आती ही है। कई बार आपको ऐसी चीजें भी दिखेंगी कि कहीं एक रास्ता ढूंढने की कोशिश भी उसमें आपको दिखाई देगी। इस कविता के साथ जो कविता अभी मैं पढ़ रहा था, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बच्चों को विदा करते वक्त, जो भारतीय मन की अभिव्यक्ति है, इसी से जोड़ करके अगर हम एक और कविता पूनम शुक्ला की पढ़ें तो और बात स्पष्ट होती है। एक स्त्री का डर, यह कविता जो है, जो हमारी पूरी सामाजिक संरचना है उसमें स्त्री की उपस्थिति पर विचार करती है, स्त्रियों के होने पर विचार करती है। और क्रमशः बहुत डिटेल में ये कविता जाती है। जब लड़कियां चलती हैं गली मोहल्लों के रास्ते, वे रास्ते थामते हैं उनकी सिहरी हुई देह। और उसके बाद क्रमशः क्रमशः बढ़ती है, स्त्रियां बनते ही बदल जाता है उनका डर। अब डर आगे नहीं उनके पीछे चलता है, कभी कभी रास्ता भी उन्हें ताकता रह जाता है। वे बुझे हुए बल्बों के बीच चांद से रोशनी मांग लाती हैं। ये कविता क्रमशः इस पर विचार करती है कि एक स्त्री अपने जन्म से लेकर अपने अंतिम क्षण तक किस प्रकार कितने तरह के डर के बीच रहती है, उसकी पूरी बनावट को रेखांकित करने की कोशिश करती हैं पूनम शुक्ला इस कविताओं में। कलह के बीच वे पालती हैं शांति के कबूतर, इस तरह धीरे धीरे वे अपने विशाल डर को अपना मित्र बनाती हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, बच्चे बड़े होते हैं, धीरे 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 छोटा होता जाता है एक स्त्री का डर। तो इस तरह से ये एक तरह से स्त्री मन को, उसके जीवन को समझने की कोशिश करती हैं पूनम, और बहुत सारी कविताओं में, सिर्फ एक कविता में नहीं, कई कविताओं में। एक और कविता है उनकी जहां पर वो बात करती हैं, वे मिलती हैं किसी ईश्वर के कीर्तन में। अब देखिए कैसा विषय है। सामान्यतः हम आसपास अपने मोहल्लों में इस तरह के दृश्य देखते हैं, लेकिन इन दृश्यों के बीच से कोई कविता बनेगी, जीवन का कोई यथार्थ निकल कर आएगा, वह यथार्थ जो रोज दिखता है लेकिन जिसे कोई रेखांकित नहीं करता, जिसे कोई पकड़ता नहीं है, जिस पर कोई बात नहीं करता, तो पूनम वहां से लेकर आती हैं, पूनम शुक्ला वहां से लेकर के आती हैं और कहती हैं, कुछ अधेड़ स्त्रियों का एक समूह है यह, खोजता है जीने के बहाने। देखिए कितनी बारीक बात है। जो चीज रोज दिखता है, लोग सोचते हैं कि तरह तरह की चीजें होंगी, लेकिन कैसे उसमें से वो उस मन को पहचानने की कोशिश करती हैं जहां जीवन की तलाश है, जहां अपने जीवन को लेकर चिंता है, और लगातार उसमें विचार करती हैं कि कईयों के चेहरे पड़ चुके हैं निस्तेज, उनके पूरे चेहरे की, आंखों के नीचे उभर आए काले गड्ढे की, सबकी पड़ताल करती हैं। और
फिर उनके जीवन के सकारात्मक पक्ष की ओर भी जाती हैं। इशारे ही इशारे में कुछ गोपनीय बातें करती हुई कर लेती हैं पूजन, आरती, भोग, और इस तरह वे मरती नहीं, जीवन को कृष्ण बना बांध देती हैं रस्सी से, फिर उसके चारों ओर गोलाई में ताली बजाती हुई जीने का रस लेती हैं। तो एक पूरा व्याकरण जो जीवन का है, एक प्रौढ़ हो चुकी स्त्रियों के, वृद्धावस्था की ओर बढ़ रही स्त्रियों के उस व्याकरण को समझने की कोशिश इन कविताओं में दिखाई देती है। घर में अकेली बची स्त्री पर एक कविता लिखती हैं पूनम शुक्ला, और देखती हैं कि कैसे उसका अकेलापन है, फिर उसी में कैसे वो अपने लिए स्पेस तलाश लेती है, अपने लिए अवकाश निकाल लेती है, अपने होने के लिए अवकाश निकाल लेती है। यही महत्वपूर्ण चीज है कि कविता कहाँ से आएगी, कविता किस तरह आएगी। हाँ, जहां किसी को कोई संभावना न दिखे वहां से कविता निकाल लाना ही कवि की सफलता होती है, और इसी से उसकी प्रतिभा की भी पहचान होती है कि वो कितना सजग है कविता के प्रति, अपनी रचनाशीलता के प्रति। एक कविता है जो आपको सामान्य जो प्रचलित दृष्टिकोण है उससे भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली कविता है। वो माँ पर केंद्रित है, और मुझे वो अलग लगी कविता, थोड़ी सी मतलब इनकी जो कविताएं हैं सामान्यतः दो दो पृष्ठ की है, ये 3 पृष्ठ की लगभग कविता है, माँ की इच्छा। और माँ की इच्छा सुनने पर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन यह एक पूरी कविता पढ़ने के बाद समझ में आता है कि कवित्री ने ऐसी कविता क्यों रची होगी। माँ चाहती है कि उनके पति यानी जो पिता हैं जिनके बारे में, वो उनसे पहले चले जाएं। सामान्यतः भारतीय मन, खास करके जो हिंदू परिवार हैं, हिंदू मन है, उसमें सधवा जाने की इच्छा रहती है, यानी पति के रहते दिवंगत होने की आकांक्षा होती है कि उस तरह से स्त्री सधवा जाए। लेकिन इसमें यह है कि वो चाहती हैं कि उनके रहते वो चले जाएं, क्योंकि पता नहीं बच्चे उनके साथ क्या करेंगे, किस तरह का आचरण करेंगे। यह एक बिल्कुल भिन्न किस्म की चीज है जो सामान्यतः आपको नहीं मिलेगी। इस पर हो सकता है कि किसी किसी को आपत्ति भी हो, लेकिन ये रचनाशीलता है। यह भी समाज का एक सच है, समाज के भीतर की एक चीज है जिसे पूनम शुक्ला बड़े साहस के साथ सामने रखती हैं, ले आती हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। राजनीतिक समझ भी उनकी कविताओं में है। जब मैं कह रहा हूं कि वो परिवार के इर्द गिर्द कविताएं रचती हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वो मतलब एकदम अपने समय की जो दूसरी चीजें हैं उनसे परे चली जाती हैं। राजनीतिक समझ भी उनकी कविताओं में है, और इस संग्रह की बिल्कुल कुछ आरंभिक कविताओं में आपको वो राजनीतिक समझ दिखाई देगी, मिलेगी। जहां पर एक कविता में वो कहती हैं, ऐसी मची हुई है दौड़ चारों ओर कि हर जगह दिख जाता है कुर्सी का खेल। यह जो एक सत्य है हमारे समय का, उसको पकड़ने की कोशिश करती हैं। जो पहली कविता है इस संग्रह की, उसने भी मुझे विचार करने के लिए रोका। और एक कविता है यथार्थ की स्वीकृति के बाद, काम वाली बाई मीना के लिए। और यह हमारे समाज का वह यथार्थ है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। बच्चियों का जन्म, और कैसे पुत्र की आकांक्षा में लोग अपनी पत्नी के साथ अत्याचार करते हैं और स्त्रियां सहती हैं। यह बहुत मार्मिक ढंग से यह कविता उस पर विचार करती है, उसको सामने लाती है। तरल और पारदर्शी हो जाती हैं उसकी आंखें कभी कभी, आईना सम्मुख आ दिखने लगता है उसे, उसका अपना चेहरा यथार्थ स्वीकार भी किया उसने, पर आईना है कि चटक कर टूटता ही नहीं। और क्रमशः इसमें बताती हैं वो, और आखिर में आता है कि पांचवी छठवीं बच्ची होने के बाद, पांचवी होने के बाद मायके, और छठी होने के बाद मायके में भी शरण नहीं मिलती, और वो लोगों के घर में बर्तन मांजने लगती है। और इस तरह का जीवन जीते अभाव में उसमें से 6 में से 3 बच्चियां गुजर जाती हैं। वह जो पिता है इन बच्चियों का, वह दृश्य से गायब है। वे लोग जिनसे रक्त संबंध है वो दृश्य से गायब है। यह जो स्त्री का पैदा होना, बच्ची का पैदा होना है, वह जो एक
वैज्ञानिक प्रक्रिया है उसको कोई समझना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता। यह कविता उस पर विचार करने के लिए विवश करती है, उस पर विचार किया जाना चाहिए। वही मैं जो कह रहा था कि ये लोग विज्ञान की विद्यार्थी रही हैं, वह चेतना कहीं न कहीं से कविताओं में परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। परंपराओं का भी बोध है, विज्ञान का भी बोध है, अपने समय का सच भी कहने का हुनर है। तो ये सारी चीजें इसमें हैं, लेकिन केंद्रीयता घर परिवार को इसमें प्राप्त है। और मुझे लगता है कि पूनम शुक्ला का यह संग्रह पिता का मोबाइल नंबर पढ़ा जाना चाहिए। एक ऐसा संग्रह है जिसे कविता प्रेमियों को अवश्य पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। और इसमें उनको बहुत सारी ऐसी कविताएं मिलेंगी कि लगेगा कि उनके ही मन और जीवन की ये कविताएं हैं। अपने आसपास का समाज भी उसमें दिखेगा और वे बातें भी दिखेंगी जिनकी समीक्षा जरूरी है, जिन पर विचार किया जाना जरूरी है। जैसे कि अभी मैं कह रहा था कि पुत्रियों के जन्म के बाद पत्नी को छोड़ देना, उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए निकाल देना और अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना। तो पूनम शुक्ला को इस संग्रह के लिए बधाई। जो दूसरा संग्रह आज हम लोग इस चर्चा के केंद्र में ला रहे हैं, जिसे एक फूल का शोक गीत, पूनम सोन छात्रा का। ये भी गणित की विद्यार्थी रही हैं और इनकी कविताओं में तो गणित की शब्दावली और विज्ञान की शब्दावली भी भरपूर दिखाई देती है। और अच्छा लगा मुझे इन दोनों कवित्रियों पर बात करते हुए कि विज्ञान और गणित, विज्ञान की पढ़ाई करते हुए, गणित और कंप्यूटर की पढ़ाई करते हुए साहित्य के साथ एक गहरा साहचर्य है। और मुझे वो अपनी वो बात याद आई जिसका निवेदन मैं करता रहता हूँ, आपके इस कार्यक्रम में भी कई बार किया है कि साहित्य जो है, विज्ञान जो है वो तन की औषधि है और साहित्य मन की औषधि है। तो ये तन और मन दोनों की औषधियों का पता जानने वाले लोग हैं। और भिलाई में पैदा हुई पूनम सोन छात्रा और अब कोलकाता में रहती हैं। जाहिर है कि एक बड़ा लोकेल इनकी कविताओं में है, एक बड़ा परिदृश्य है, लेकिन प्रेम इनकी कविताओं का जीव द्रव्य है। प्रेम के इर्द गिर्द एक पूरा संसार रचती हैं ये। और आश्चर्य होता है कि उस एक भाव के जरिए ये इतने प्रकार की कविताएं लिख लेती हैं। गणित की शब्दावली के से ये अर्थ विस्तार करती हैं। इनका की एक कविता है मन की ज्यामिति। मन की ज्यामिति, अब आप देखें मन की ज्यामिति, रेखा गणित हम सब जानते हैं, जो लोग भी गणित पढ़ते रहे हैं और सब लोग जानते ही हैं इसे। तो मन की ज्यामिति जो है, अपने हृदय को एक वृत्त का आकार देना, एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या छोटी हो ताकि कम रहे उसका क्षेत्रफल। कम लोगों को बसाओगे तो पीड़ा भी कम ही पाओगे। एक ऐसा वृत्त जिसका न आदि हो न अंत, ताकि न हो कोई द्वार न ही कोई दरीचा। बात मानो साधिकार प्रवेश प्रतिबंधित ही रखना। और सबसे जरूरी एक ऐसा वृत्त जिसने घनीभूत कर रखी हो अपनी पीड़ा अपने केंद्र में, दूर दूर तक कोई न हो उसके आसपास, और समेट ली गई हो सारी दुनियादारी अपनी परिधि पर। एक और बात, परिधि से केंद्र तक पहुंचने की हर एक त्रिज्या को अदृश्य रखना, और भूल से भी ना करना व्यास के उस पुल का निर्माण जो तुम्हारे केंद्र से होकर जा सके तुम्हारे आर पार। गणित की शब्दावली में जीवन की जटिलता को व्यक्त करना आसान नहीं है, लेकिन पूनम सोन छात्रा ने किया है। क्रमशः अगर आप गणित की इन शब्दावलियों के अर्थ विस्तार में जाएंगे तो रिश्तों का जो पूरा गणित है वह भी समझ में आएगा। यह जो हमारा पूरा सांसारिक आवभाव है, हमारा जो जीवन है, हमारे जो संपर्क हैं, वो सब इसमें डिकोड होंगे। और मुझे लगा कि इस तरह से पूनम सोन छात्रा ने कविता की भाषा में कुछ जोड़ा है। ये जो शब्दावली आ रही है, अन्य लोगों ने भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन इतने क्रम के साथ गणित के इस तरह से, जैसे गणित का कोई सूत्र आप हल कर रहे हो या कोई प्रमेय हल कर रहे हो,
इस तरह से आप नहीं देखने में आती हैं कविताएं, यदा कदा आती हैं। तो इसके लिए तो ये बधाई की पात्र हैं कि कविता की, हिंदी कविता की भाषा बदलती है। इससे हम परंपरागत भाषा में जो कविता करते रहे हैं उससे अलग है। इन कविताओं को समझने के लिए थोड़ा आपको गणित की ओर जाना पड़ेगा, त्रिज्या को समझना पड़ेगा, परिधि को समझना पड़ेगा, जो वृत्त होता है उसके केंद्र को समझना पड़ेगा। ये सारी चीजें आएंगी तभी आप इस कविता को डिकोड कर सकते हैं। यानी अपने पाठक से थोड़े से श्रम की मांग करती हैं ये कविताएं। उतनी मतलब सहज सरल कविताएं नहीं है ये। यही मैं इसी कविता के साथ जब मैं देख रहा था तो मैं ये देख रहा था कि पूनम सोन छात्रा के इस पूरे संग्रह से गुजरते हुए मुझे लगा कि कविता उनके भीतर निवास करती है। अनायास लिखी गई कविताएं हैं, सायास लिखी गई कविताएं नहीं है। लेकिन इस अनायास लिखने में एक सचेत विवेक लगातार काम करता है। उनका सचेतपन हमेशा दिखाई देता है, तर्क प्रणाली दिखाई देती है। एक गणित के विद्यार्थी से यही उम्मीद है, क्योंकि तर्क प्रणाली ही गणित का आधार है, तर्क प्रणाली। तो भावुकता के तमाम संदर्भों के बीच एक गणित प्रणाली इनकी कविता में चलती है। आप उसी क्रम में आप बढ़ेंगे, जैसे आप किसी थियरम को, किसी प्रमेय को सिद्ध करते हैं, या अलजेब्रा पढ़ते हुए, बीजगणित पढ़ते हुए आप किसी सूत्र को हल करते हैं, तो ये चीज आपको इसमें दिखाई देगी इन कविताओं में। और मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण लगा कि इस पर बातचीत करनी चाहिए, देखना चाहिए। रात उतनी ही लंबी है जितनी लंबी है तुम्हारी प्रतीक्षा। मैं आहटों का कारोबार करती हूँ, भाषा देखिए, मैं आहटों का कारोबार करती हूँ। प्रत्येक आहट कल्पनाओं एवं स्मृतियों के नए द्वार खोलती है, जिसके बदले में मैं आधी अधूरी कविताएं बुनती हूँ। एक बहुत, कई कविताएं बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत पारदर्शी दिखती हैं कविताएं, लेकिन उतनी पारदर्शी है नहीं। प्रवेश करना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष है इन कविताओं में जाने के लिए, देखने के लिए। एक कविता है इनकी, मूलभूत आवश्यकता। सुनते हैं कि बारिश खूबसूरत होती है, बहुत अलग तरह की कविता है। एक जो निम्न मध्यवर्गीय जीवन या मध्यवर्गीय जीवन होता है, उसका प्रकृति के साथ क्या संबंध और संवाद हो सकता है, बड़ा जटिल होता है वो रिश्ता। उस जटिल रिश्ते को आप इस कविता में महसूस कर सकते हैं। सुनते हैं बारिश खूबसूरत होती है, मैंने अपनी पूरी उम्र एक कमरे के मकान में टपकती छत के नीचे बिताई है। मैं अपनी तथाकथित सुंदर आंखें फाड़ फाड़ कर बारिश की खूबसूरत तलाश कर रही हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मैं हवा में खुशबू, भोजन में स्वाद और रिश्तों में प्रेम तलाश कर रही हूँ। जिंदगी किसी विदेशी भाषा की फिल्म की तरह चल रही है, जिसे कम अज कम अंग्रेजी भाषा के सबटाइटल्स की दरकार है। ये कविता आपको एक छोटे से प्रसंग से, एक प्राकृतिक दृश्य से, बारिश होने से, जीवन के जटिल संबंध से जोड़ती हुई और एक बृहत्तर फलक पर आपको लेकर चली जाती है। यही करती है कविता, यही कविता का विन्यास होता है। इसलिए ही कहते हैं कि कविता आपसे गंभीरता की उम्मीद करती है, चाहती है कि सचेत होकर आप उसके पास जाएं। बहुत हल्के फुल्के ढंग से आप कविता के पास जाएंगे तो आप शायद गहराई में नहीं उतर पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे। तो पूनम की कविताओं में ये चीज दिखाई देती है। उनके वहां अग्रज और पूर्वज कवियों की कुछ स्मृतियां हैं, वो दिखाई देते हैं। बच्चन हैं, उनकी एक कविता पंक्ति उनकी एक कविता में आती है और उससे वो कविता लिखती हैं, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। बड़ा प्रसिद्ध गीत है हरिवंश राय बच्चन का। और केदारनाथ सिंह की जो कविता है जाना, एक खतरनाक क्रिया है हिंदी की, उसको सामने रख करके एक कविता लिखती हैं वो। तो इस तरह के प्रयास से ये भी लगता है कि आप अपने अग्रज और पूर्वज कवियों के साथ एक संवाद का रिश्ता रखती हैं, और एक बड़ी बात है, बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्हें अपने अग्रज और पूर्वज कवियों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो कविता लिखने का एक हुनर उनको आ गया है और वो कविता लिखते हैं, कई बार बहुत अच्छी भी लिखते हैं। लेकिन अगर आपको परंपरा का बोध हो, अगर आप जानते हो, तो शायद आप
और बेहतर रचेंगे और आपकी बातें ज्यादा स्पष्ट होंगी। एक कविता है इनकी, बातों का प्रेम। ये कविताएं विविधता बताती हैं। देखिए, एक प्रेम का एक तत्व है और कितनी विविधता है, कितने तरह की बातें जीवन की के कितने जटिल प्रसंग अभिव्यक्त हो जाते हैं। अनेक स्तर थे प्रेम के और उतने ही रूप, अनेक स्तर थे प्रेम के और उतने ही रूप। मैंने समय के साथ यह जाना कि पति परमेश्वर नहीं होता, वह एक साथी होता है, सबसे प्यारा, सबसे महत्वपूर्ण साथी, वरीयता के क्रम में निश्चित रूप से सबसे ऊपर। लेकिन मैं जरा लालची रही, मुझे पति के साथ साथ, पति के भीतर ही मुझे पति के साथ साथ उस प्रेमी की भी आवश्यकता महसूस हुई, जो मेरे जीवन में जिंदा रख सके, जिंदगी संभाल सके मेरे बचपने को, जिम्मेदारियों की पथरीली पगडंडी पर जो मुझे याद दिलाए कि मैं अब भी बेहद खूबसूरत हूँ, जो बिना थके रोज मुझे सुना सके मीर और गालिब की गजलें। उन उदास रातों में जब मुझे नींद नहीं आती, वह वह अपनी गोद में मेरा सिर रख गा सके एक मीठी लोरी। मुझे बातों का प्रेम चाहिए और एक बातूनी प्रेमी, जिसकी बातें मेरे लिए सुकून हो। क्या तुम जानते हो कि जिस रोज तुम मुझे बातों की जगह अपनी बाहों में भर लेते हो, उस रोज मैं अपनी नींद और सुकून दोनों गंवा बैठ। यह एक स्त्री मन की आवाज है। आ, यह वह स्त्री मन है जिसे पुरुष को समझना होगा, समझना चाहिए, और ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसी विडंबना से ये कविता पैदा होती, इसी विडंबना से इस कविता का जन्म होता है। प्रेम का अभाव नहीं है, लेकिन प्रेम का जो स्वरूप चाहिए, जो स्वरूप चाहिए, वह हासिल नहीं है, वह नहीं मिल पा रहा है। समस्या वहां पर है, तो इसको अभिव्यक्त करती है। और जाहिर है कि इस तरह की अभिव्यक्ति सहज नहीं होती है, सरल नहीं होती है। इतने पेचीदा भाव को व्यक्त करना किसी भी कवि के लिए आसान नहीं हो सकता, और एक स्त्री कवि के लिए तो बिल्कुल ही नहीं आसान है। और लेकिन ये करती हैं पूनम सोन छात्रा। एक और उनकी कविता है जहां पर प्रेम नहीं प्रेमी। इस कविता में बहुत दिनों बाद मुझे माहुर शब्द सुनाई दिया, मतलब पढ़ने में आया। प्रेम ने मुझे प्रेम ने मुझ में शहद भरा और प्रेमी ने माहुर। माहुर माने जहर होता है, माहुर माने जहर, विष को कहते हैं। और बड़ा काव्यात्मक प्रयोग किया पूनम सोन छात्रा ने इस कविता में इसका। मैंने प्रेम रख लिया और प्रेमी को जाने दिया। क्या ये बात पूरा है। संग्रह, यह पूरा संग्रह प्रेम को बचाने की कोशिश में दिखाई देता है। लगता है जैसे प्रेम को बचा रहना चाहिए, अन्य चीजें सब दूसरे तीसरे नंबर पर आते हैं। और हम सबको महसूस करना चाहिए, देखिए प्रेम तो महत्वपूर्ण है, वह प्रेम ही है जो हमें बचाएगा, बनाएगा। वो स्त्री पुरुष के बीच का प्रेम हो, या सामान्य जीवन के जो तमाम रिश्ते संबंध हैं उनका प्रेम हो। पुरुष को संबोधित अधिकतर कविताओं में सामाजिक संरचना के सत्य के उत्खनन के साथ ही मनोविज्ञान बदलने की उत्कट लालसा है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है पूनम सोन छात्रा की कविताओं में, जिसे हम लोगों को देखना चाहिए, रेखांकित करने लायक चीज है। एक कविता है स्त्री, जहां वो कहती हैं, देखती हैं और बात करती हैं, अगर जिम्मेदारियों का कोई चेहरा होता तो वे 40 पार की स्त्रियों जैसी दिखाई देती। ये कैसे एक जो ये जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं आप, जो एक कोशिश करती हैं वो दृश्य खड़ा करने की, आपके सामने एक दृश्य बनाने की कोशिश कर, एक रूपक बनाने की कोशिश करती हैं, कई जगहों पर बिंब बनाने की कोशिश करती हैं, और वो बड़े रचनात्मक हैं, जीवन से सीधे उठाए गए, लिए गए ये बिंब हैं। और ये कोई कवि अगर कर रहा है तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। उस पर एक कविता है, मृणाल के लिए चिट्ठी। रविंद्रनाथ ठाकुर जो है, रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानी है मृणाल की चिट्ठी। उसकी नायिका को संबोधित करके पूनम सोन छात्रा ने जो है एक चिट्ठी लिखी है, और उससे एक तरह से बातचीत है।
जिसमें वो कहती हैं कि बुद्धिमती स्त्री रूपमती स्त्री, इसी पर बातचीत है पूरी की पूरी। जनश्रुति है कि स्त्री या तो रूपमती होती है या फिर बुद्धिमती। एक रूपमती स्त्री का बुद्धिमान होना केवल एक अपवाद है। ये जो एक परंपरागत सोच रही है, कहते रहे हैं लोग, उसका प्रतिवाद करने वाली ये कविता है। प्रत्याख्यान करती है ये कविता कि रूप और ज्ञान एक दूसरे के विलोम नहीं है। ये इनमें साहचर्य है, ये साथ साथ हो सकते हैं, होते रहे हैं, और बहुत मजबूत ढंग से ये कविता अपनी बात रखती है। पूनम सोच छात्रा अपनी बात रखती हैं, इसमें लेकर आती हैं। पढ़ने लायक कविता है, उद्धृत करने लायक ये कविता है। एक और कविता है जिसका शीर्षक ही है एक मुकम्मल कविता। मुकम्मल कविता। और इस मुकम्मल कविता में वो बात करती हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति को अपने सामने की छत पर लगातार कपड़ा सुखाते देखती हैं, और वहां से एक कविता पैदा होती है कि उस व्यक्ति के पास कोई मजबूरी है या जीने की लालसा में वो ये सब किए जा रहा है। एक कवि कल्पना करता है इसी तरह के दृश्यों को देखकर, और ये दृश्य हमारे समय का भी दृश्य उपस्थित करते हैं कि हमारे समय का यह भी यथार्थ है। उम्र के साथ भावनाओं का अतिक्रमण अक्सर लोगों को भाव शून्य कर देता है। जहां जीवन न जी पाने की तड़प और मृत्यु का भय अनुभव की आंच में तपकर एकमेव हो जाते हैं। जीवन की तमाम अस्थिरताओं को समेटे हुए ही एक व्यक्ति शायद सबसे सहज, सबसे स्थिर हो सकता है। इतना सहज कि सुख और दुख की समस्त विडंबनाओं से परे, हर कारण कारणहीन हो सके। बुढ़ापा ये एक नामुकम्मल जिंदगी की सबसे मुकम्मल कविता है। तो इस तरह बात करती हैं। शहरी मध्यवर्गीय जीवन की विडंबनाओं पर भी इनकी निगाह है। और एक कविता में वो कहती हैं कि पड़ोसी की का जिक्र आता है, पड़ोसी की बात है, जिसमें कृतज्ञता कविता का शीर्षक है। जिसमें वो कहती हैं कि मेरी खिड़की से पूल साइड व्यू नजर आता है, भाई फोन पर इतरा रहा था। उफ ए मिडिल क्लास मेंटेलिटी, उफ ये मिडिल क्लास मेंटेलिटी। मैंने पूल को फूल सुना, मैंने फूल को फूल सुना, और अपनी खिड़की से परसों नजर आए उस गुलाबी गुड़हल के बारे में सोचने लगी। मध्यवर्गीय परिवारों के जोड़ तोड़ से मिले 2 बेडरूम फ्लैट में खिड़की से दिखने वाला नजारा आपके सामने रहने वाले पड़ोसी की इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अपनी बालकनी में फूल उगाए हैं या फिर झाड़ू। इस लिहाज से मैं अपने पड़ोसी की आभारी हूँ। ये सही है। महानगरीय जीवन में बहुत सारी विडंबनाएं हैं। देखें, एक अन्य विडंबना की ओर, जिस ओर बहुत कम ध्यान जाता है, उस ओर पूनम हमको ले जाती हैं, बात करती हैं। तो यह संग्रह जो पूनम सोन छात्रा का है, उनकी प्रेम संबंधी दृष्टि को समझने के लिए पढ़ा जाना चाहिए। हमारे अपने समय में एक स्त्री कवि प्रेम को किस तरह से और कितने तरह से देख रही है, इसे समझने के लिए भी इस संग्रह को पढ़ा जाना चाहिए। मेरी दृष्टि में ये दोनों संग्रह, जो दोनों पूनम हैं, पूनम शुक्ला और पूनम सोन छात्रा, दोनों के संग्रह हमारे समय की कविता के महत्वपूर्ण संग्रह हैं। पूनम सोन छात्रा का यह पहला ही संग्रह है, और एक पुरस्कार योजना के साथ ये पुरस्कार छपा है। और जैसा कि मैंने पूनम शुक्ला के बारे में बताया कि उनका यह संग्रह जो है तीसरा संग्रह है। तो बहुत बधाई इन दोनों स्त्री कवियों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक दृष्टि, एक विवेचन, एक विश्लेषण और एक संवाद, शनिवार की शाम लेकर के आते हैं प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी, जहां विश्लेषण और संवाद के माध्यम से पुस्तक, किताब, कविता संग्रह आदि पर न सिर्फ जानकारी मिलती है, उसके जो पोषक तत्व हैं, उसके जो जीव द्रव्य हैं, उन पर सर बहुत सरलता के साथ में बात करते हैं। पूनम शुक्ला जी और पूनम जी की किताब दोनों पर आज सर ने अपनी बात रखी, उसके अलग अलग पहलुओं पर बात रखी, उसके विषयों पर बात रखी
कि कितनी अनिवार्य पुस्तक, कितनी अनिवार्य यह कविता संग्रह है, चाहे वह पूनम सोनछात्रा द्वारा रचित कविता संग्रह एक फूल का शोक गीत हो, जिसमें प्रेम, यथार्थ और आधुनिक जीवन की विसंगतियों पर कविताएं हैं, जहां सर ने उसके अलग अलग शीर्षकों को भी बताया कि प्रेम की इच्छा और वास्तविकता की समझ दोनों को कितनी खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है। तो वहीं दूसरी ओर पूनम शुक्ला जी की कविता है, कविता संग्रह है पिता का मोबाइल नंबर, जो कि शीर्षक से ही अपने आप में आकर्षक है। और उसकी कुछ पंक्तियां मेरे सामने हैं कि सभी आवाजें हवा में पनाह लेती हैं, छुपी होती है हवा में भी सभी की आवाज। कहीं ना कहीं उनकी कविताएं, जैसा सर बता रहे थे, वह उन्हें उनके व्यक्तित्व को बताती हैं, जोड़ती हैं। आइए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर रोकते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। हमें विश्वास है कि आपके द्वारा बताई गई, आपके द्वारा किया गया विश्लेषण, विवेचन दर्शकों को न सिर्फ पसंद आया होगा, वे इस पुस्तक को, इस किताब संग्रह को जल्द ही प्राप्त करेंगे और पढ़ेंगे। हमारे साथ पूनम शुक्ला जी जुड़ी हुई थी, उनकी टिप्पणियां हैं, आपके लिए धन्यवाद प्रेषित किया है। वे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को लाइव हमारे साथ देख रही थी। और साथ ही साथ जो अन्य साथी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत शुक्रिया, अभी और जो बाद में जुड़ेंगे उनका भी। हम प्रोफेसर जितेंद्र जी के प्रति धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि वे शनिवार की शाम समय निकालकर किताब को पहले पढ़ना, फिर उसका विश्लेषण करना और आपके लिए उसे उपलब्ध करवा कर देना, इसके लिए समय निकालते हैं। फिर मिलेंगे अगले शनिवार को एक नई किताब, नई समीक्षा, नई अंतर्दृष्टि के साथ में। तब तक पढ़ते रहें, जुड़े रहें और टीएनबी किताब शनिवार की देखते रहें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।